आज हम पढ़ेंगे भारत की खोज पुस्तक कक्षा 8 की है, जिसमें 5 नंबर पार्ट है भारत की विविधता में एकता। भारत में विविधता में एकता हमने पढ़ लिया था। इसका सेकंड पार्ट के बीच में से हमने यहाँ लेफ्ट किया था इसको। कहते कि साथ ही इस पूरे दौरान में वे ऐसे भारतीय बने रहे। कौन? ये मराठी है, गुजराती है, तमिल है, आंध्र है, उड़िया है, ये सभी इस प्रकार के भारतीय बने रहे जिनकी राष्ट्रीय विरासत तो एक ही थी और उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थी। प्राचीन चीन की तरह ही भारत अपने आप एक दुनिया थी, एक संस्कृति, एक सभ्यता थी जिसमें तमाम चीजों को आकार दिया। ये सभी चीजें एक भारत में समा गई। विदेशी प्रभाव आए, अक्सर उस संस्कृति को प्रभावित करके उसी जजब हो गए। विदेशियों का कई बार अटैक हुआ, उसके प्रभाव उसकी संस्कृति में भी आए, लेकिन हम अपनी भारतीयता को नहीं छोड़ पाए, हम उसी के कायल हो गए। जब भी विघटनकारी तत्व उभरे, तत्काल उन्हें, जब भी हमारे कोई भी आक्रमण के लिए कई घटनाएं उभरी, उन्हें तत्काल ही समस्या का जो हल था उनको खोजने का प्रयास किया गया। सभ्यता के आरंभ में ही भारतीय मानस में एकता के स्वप्न ने अपनी जगह बनाए रखी, क्योंकि भारतीयों के मनुष्यों के मन में हमेशा एक ही सपना था कि भारत की हमेशा एक हो, एकता ही इनकी बनी रही। इसी एकता की कल्पना कभी किसी बाहरी वस्तु या आरोपी तत्वों के विश्वास के मानीकरण के रूप में नहीं की गई। इसके अंतर्गत विश्वासों और रीति रिवाजों के प्रति आभार सहिष्णुता का पालन किया गया। साथ ही हर तरह की विविधता को भी मान्यता का प्रोत्साहन नहीं दिया गया। किसी एक विदेशीय समूह में चाहे वे कितने ही घनिष्ठ रूप में हो, एक दूसरे से जुड़ी हो, छोटी बड़ी विभिन्नताएं हमेशा देखी जा सकती है। उस समूह को मूल एकता तब प्रकट होती है जब उसकी तुलना किसी अन्य देशीय समूह से की जाती है। यह बात अलग है कि अक्सर दो निकटवर्ती समूहों की भिन्नता सीमांत इलाकों में या तो धुंधली पड़ जाती है। हम भारत की अगर तुलना किसी अन्य देशों से करें ना, तो उन देशों में ऐसी विभिन्नता होनी चाहिए कि विभिन्नता में भी वो एकता दिखाई पड़ती हो, आपस में घुल मिल जाती है। प्राचीन और मध्य युग में आधुनिक राष्ट्र के विचार ने जन्म नहीं लिया था। समानता, अनसमान, बराबर वाले, धार्मिक, धर्म प्रवृत्ति वाले, जातीय गोत्र संबंधी विवाह करने वाले, ये सभी अधिक थे। फिर भी नेहरू जी कहते हैं कि मेरा विचार है कि इतिहास में किसी भी समय एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में अपने घर को अपनापन करने की अनुभूति समझता है। कहने का अभिप्राय क्या है? नेहरू जी कहते हैं कि भारत का कोई भी, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय का व्यक्ति है, वो चाहे कितना ही अलग हो, लेकिन वो क्या करता है, कहते हैं कि भारत के किसी भी कोने में बैठ जाए अपनापन महसूस करता है। जबकि वो दूसरे देश में पहुंच जाता है तो अपने आप को अजनबी और परदेशी महसूस करने लग जाता है। उन देशों में जाकर उन्होंने कुछ दूर की संस्कृति या धर्म को तो अपना लिया था, लेकिन उसे अजनबीपन का बोध निश्चय ही कम होता है। वे लोग जो किसी भारतीय, गैर भारतीय धर्म को अपनाने वाले थे, भारत में आकर बस गए थे, कुछ ही पीढ़ियों के गुजरने के दौरान स्पष्ट रूप से वह भारतीय हो गए थे। कहने का अभिप्राय क्या है कि कुछ ऐसे जातियों के लोग आए थे, जैसे अयूदी है, पारसी है, मुसलमान है। ये भारत में गैर धर्म को मानने वाले थे कि भारत का धर्म नहीं इन्होंने अपनाया था, लेकिन कुछ साल रहने के बाद ये भारतवासियों के जैसे हो गए थे, तो इन्होंने धर्म को स्वीकार कर लिया। वे धर्म परिवर्तन के बावजूद भारतीय बने रहे। आज जब राष्ट्रीयवाद की अवधारणा कहीं अधिक विकसित हो गई है, तो विदेशों में भारतीय अनिवार्य रूप से एक राष्ट्रीय समुदाय बनाकर विभिन्न कारणों से एकजुट होकर रहने लगे हैं। भले ही इनमें मित्री मतभेद हो, एक हिंदुस्तानी ईसाई कहीं भी जाए उसे हिंदुस्तानी ही माना जाता है, क्योंकि चाहे वो किसी धर्म, किसी समुदाय, कहीं देश में विदेश में कहीं भी जाए, लेकिन भारत का रहने वाला है तो उसे हिंदुस्तानी ही कहा जाएगा। इस प्रकार किसी हिंदुस्तानी मुसलमान को तुर्की, अरब, ईरान, किसी अन्य देश में जहां इस्लाम धर्म का प्रभुत्व हो, वो हिंदुस्तानी ही समझा जाता है। मेरे ख्याल से हम सब के मन में मातृभूमि की अलग अलग तस्वीरें हैं और कोई दो आदमी बिल्कुल एक जैसा नहीं सोच सकते। नेहरू जी कहते हैं ये बातें। जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में बहुत सी बातें आती है। मैं सोचता हूँ दूर दूर तक फैले मैदानों, उन पर बसे अगणित छोटे छोटे गांवों के बारे में। अगणित यानी जिनको गिना ना जा सके। कहते हैं दूर दूर तक पर्वत, पहाड़ ये जो फैले हुए हैं, उनके बारे में सोचता हूँ, उन गाँवों के बारे में सोचता हूँ, उन कस्बों, इन शहरों की मैंने जो यात्रा की,
जो यात्रा की है, वर्षा ऋतु की उस जुदाई बरसात के बारे में, जो झुलसी हुई धरती में जीवन संचार करके उसमें सहसा सौंदर्य और हरियाली के झिलमिलाते प्रसार में बदल देती है। कहने का क्या मतलब है, कहते हैं कि उस जादुई बरसात में, उस बरसात में जो झुलसी हुई धरती है, जो फटी हुई धरती है, उसके जीवन के अंदर भी ये सौंदर्य और हरियाली के झिलमिल सितारे हैं जो बदल देती है, प्रसार कर देती है, फैला देती है। विशाल नदियों और उनके बहते जल के बारे में, ठंड की चादर से लिपटे खैबर पास के बारे में, जो पेड़ पौधे हैं वो ठंड की चादर से क्या है, ओस की धुंध से क्या है, फैल जाते हैं, उनके ऊपर एक धुंधली सी चादर सी ओढ़ी हुई महसूस होती है। भारत के दक्षिणी सिरे में लोगों के बारे में, व्यक्ति और समूह दोनों के रूपों में सबसे ज्यादा बर्फ की टोपी पहनने वाले हिमालय, यानी हिमालय पर सबसे ज्यादा बर्फ होती है। वसंत ऋतु में कश्मीर की किसी पहाड़ी और घाटी के बारे में, वसंत ऋतु में कहाँ, कश्मीर की घाटी में, पहाड़ियों में, जो नवजात फूलों से लदी हुई है, जो छोटे छोटे फूलों से फूल हो रही है, जिसके बीच में कल कल खल खल करता करता क्या बहता है, झरना बहता है, वो बहुत ही ज्यादा नेहरू जी को पसंद है। हम अपनी पसंद की तस्वीर बनाते हैं और उसे सहज कर रखते हैं। ये है हमारा भारत विविधता में भी एकता, जहाँ पहाड़ी एरियो में कुछ है, मरुस्थली एरियो में कुछ है और मैदानी एरियो में कुछ है, सब कुछ अलग होते होते हुए भी भारत की एकता है। ये आपका चैप्टर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।